हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का एक ही वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो दोस्तों, एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और ये भी याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अभी हम आप सभी को बता दिए हैं कि घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रैखिक बहुपद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है। तो जब भी एक घातीय बहुपद का आरेख खींचा जाता है, यानी आलेख खींचा जाता है ना, तो उसकी जो रेखा होती है वह एक सरल रेखा होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सरल रेखा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 2 घात वाले बहुपद डॉट डॉट कहलाते हैं। दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। वहीं पे बात करेंगे 3 घात वाले बहुपदों की, तो 3 घात वाले बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था कि 2 घात वाले बहुपद को डॉट डॉट बहुपद कहते हैं, तो इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ना, वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यही होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, चूंकि ये आपका फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो बता सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होते हैं वह होते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होते हैं। तो ये होते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c ये होते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आप भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ऐसे सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है और आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा चर हो जो रूट के अंदर हो वह कभी भी आपका बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो चर यानी जो x है ना, ये रूट के अंदर है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन ए में दिया गया शून्यघाती बहुपद है तो ये बहुपद होगा। ये द्विघाती बहुपद है, ये भी बहुपद होगा। डी में द्विघाती बहुपद है तो ये भी आपका बहुपद होगा। लेकिन ऑप्शन सी में रूट में चर होने के कारण ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा तो पाएंगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। ऑप्शन ए से चलेंगे ना, तो देख लीजिए रूट में चर लगा हुआ है तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा संख्या हो जो अचर चर पद हो, यानी x y z से आता हो, उसके पावर में बट्टे में कोई भी संख्या लिख दी गई हो, तो ऐसे तमाम जितने भी ऑप्शन होते हैं ये बहुपद नहीं होते। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन बी में देखेंगे ना तो 1 दिया गया। याद रखिएगा 1 से लेकर कोई भी जितने भी संख्याएं दी गई होगी ऑप्शन में, ये तमाम संख्याएं बहुपद होती हैं। और ये कौन से बहुपद होते हैं? तो ये होते हैं शून्यघाती बहुपद, और शून्यघाती बहुपद को शून्यकों की संख्या शून्य होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 से बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। यहाँ पे भी आप सभी को बहुपदों का चयन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा चर पद जो हो उसमें बट्टा में लगा हो तो समझिए कि आपका बहुपद नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो इसमें भी चर रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे चर के ऊपर पाँव लगा हुआ है तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी में देखेंगे ना तो ये बहुपद होने के तमाम नियमों को पूरा कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी एक बहुपद है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखेंगे तो आप क्वेश्चन 11 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये आपका बहुपद है। कैसे बहुपद है? तो क्योंकि इसमें रूट में चर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये भी आपका बहुपद है, चूंकि कोई भी ऐसा चर जो है वो रूट के अंदर नहीं है। ये आपका तो सिंपल बहुपद है जो द्विघाती बहुपद की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो चर बट्टा में होने के कारण ये बहुपद नहीं हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 12 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 12 में बोला गया है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। यहाँ पे हमको रेखीय बहुपद व्यंजक खोजना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये त्रिघात रेखीय बहुपद व्यंजक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये द्विघात है। ऑप्शन सी में भी देखिएगा तो द्विघात है। अब यहाँ पे द्विघात त्रिघात हम किस प्रकार से कर रहे हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो घातों की संख्या 2 है तो ये द्विघात हो जाएगा। यहाँ पे घातों की संख्या 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। यहाँ पे घातों की संख्या 2 होने के कारण ये भी आपका द्विघात हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए रेखीय बहुपद व्यंजक जिसमें घातों की संख्या 1 दी गई हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखेंगे ना तो दिया गया 2x - 5 = 0। यह आपका रेखीय बहुपद व्यंजक है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। तो क्वेश्चन 13 में पहला ऑप्शन देखेंगे ना तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर रूट में दिया गया है, सॉरी बाटा में दिया गया है। यहाँ पे चर आपका बाटा में भी दिया गया है, रूट में है, तो ये भी तो कभी बहुपद हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे भी देखिएगा तो चर आपका बट्टा में होने के कारण ये बहुपद नहीं होगा। और ऑप्शन सी को देखिएगा ना तो देख लीजिए ये आपका त्रिघात बहुपद है और बहुपद होने के तमाम शर्तों को पूरा कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन सी एक द्विघात बहुपद है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक बहुपद है। ऐसे ऑप्शन का चयन आप सभी को करना होगा जिसमें घातों की संख्या 1 होती होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि रैखिक बहुपद के घातों की संख्या कितनी होती है, तो 1 ही होती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देखेंगे तो 2x - 9√5 दिया गया आपका बहुपद है। चर बट्टा में होने के कारण ये बहुपद नहीं है, ये रूट में होने के कारण भी बहुपद नहीं है, यहाँ पे भी बट्टा में होने के कारण ये बहुपद नहीं है। ये तमाम ऑप्शन को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि 2x - 9√5 एक रैखिक बहुपद है जिसमें घातों की संख्या 1 है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 15 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे ना तो ये आपका बहुपद है, इसमें घातों की संख्या 2 है, हम कह सकते हैं ये द्विघात बहुपद है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो इसमें भी आपको कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं दिख रहा है जिसे बहुपद ना होने चाहिए। देखिए यहाँ पे चर अपने जगह पे अच्छे तरीके से है, ये आपका त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन सी में देखेंगे ना तो चर बट्टा में आ जाने के कारण ये आपका बहुपद कभी नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी में भी ये द्विघात बहुपद दिया गया है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तो बहुपद है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया ये आपका बहुपद नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखेंगे तो आप पाएंगे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन 16 को देखिए तो पहला ऑप्शन में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। -5 दिया गया, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। डी में आपका द्विघात बहुपद दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो आप जल्दी से कह सकते हैं कि सर ऑप्शन सी बहुत द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो चूंकि इसमें चर में पावर में बट्टा दिया गया है, जिसके कारण ये बहुपद हमारा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में
अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। क्वेश्चन 17 में कहा जा रहा है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती जितने की बिंदुओं पर बहुपद का आलेख एक अक्ष को काटता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो एक अक्ष को काटता है। ये आपको नियम पढ़ाया जाता है कि किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख एक अक्ष को काटता है। उसके बाद में अगला सवाल इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है और इसका आलेख हमेशा परवलय रेखा होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 19 को देखिए। क्वेश्चन 19 में कहता है कि द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए कौन सा शर्त है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए यह आलेख एक अक्ष को अधिकतम दो बिंदु पर काट सकता है, ये भी सही है। यह आलेख एक अक्ष को जिन बिंदु पर काटता है उसके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं, ये भी बात सही है। सी में दिया गया कि यह आलेख एक्स को नहीं काट सकता, ये भी सही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। क्वेश्चन 20 में कहा जा रहा है कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रैखिक बहुपद को शून्यकों की संख्या एक होती है। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 21 में बोला गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे लिखा ही गया है द्विघात, और द्विघात के मतलब ये होता है कि दो घात वाला बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 से बोला गया है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, द्विघात बहुपद के 2 होती है, रैखिक बहुपद की घातों की संख्या 1 होती है। वहीं पे बात करेंगे शून्यघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या तो 0 होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 23 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 23 मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। बोला गया कि घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो जब घात n रहेगा ना, ये कोई भी प्रकार का बहुपद हो, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी n होगी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा n। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 से बोला जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 30 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्यक 15 आ जाए। इसमें से आपसे बोला गया है कि कौन ऐसी संख्या घटाया जाए कि प्राप्त जो बहुपद का शून्यक हो जाएगा ना वो 15 हो जाएगा। तो आप ये चारों ऑप्शन में से रख रख के घटा लीजिएगा, और घटाने के बाद आप पाएंगे ना कि 15 को घटाने पर ही इसका जो शून्यक होता है ये 15 आता है। उसके बाद में क्वेश्चन 25 को देखिए। क्वेश्चन 25 से बोला गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए कि इसका बहुपद का शून्यक 3 हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 में भी आपको 2 जोड़ना होगा। इसमें क्या कीजिएगा कि 2 को जोड़ दीजिएगा, तो प्राप्त बहुपद का जो शून्यक हो जाएगा ना ये कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कीजिएगा कि एक्स जहाँ पे दिखाई दे रहा है ना वहां पे माइनस 2 रख के बना दीजिएगा, तो आपका जो के का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। आप ज्ञात करके आसानी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 का एक शून्यक 2 है, तो के का मान फिर से पहले वाले क्वेश्चन की जगह पे आपको एक्स का मान यहाँ पे 2 रख लेना है, तो ऑटोमेटिक के का जो मान निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, तो 0 निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही का ऑप्शन सी होगा। कैसे बनाइएगा, तो ये जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया वहाँ पे -4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर -4 फिर -2m प्लस 2 को सेम टू सेम लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि 4 का 16 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, और माइनस में 2m प्लस 2 को आप सेम टू सेम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद में आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं, और आपका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी आसानी तरीके से आ जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 29 से बोला गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों शून्य ज्ञात हम लोग करते कैसे हैं, तो देखिए फर्स्ट में लास्ट से गुना कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम एक मानेंगे। एक में 4 से गुना कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद में ये प्लस 4 दिया गया है। ये प्लस 4 को ऐसे दो संख्या में आपको बांटना होगा कि जोड़िएगा घटाइएगा तो यहाँ पे प्लस 4 आ जाना चाहिए। गुना करने के बाद आपका प्लस 4 भी आ जाना चाहिए और जोड़ने पर भी प्लस 4 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 और प्लस 2 कर देंगे। इससे क्या होगा कि 2 और 2 मिलके 4 भी हो जाएगा। गुना करेंगे तो भी हमारा 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं। प्लस 4 को यहाँ तक क्वेश्चन उतार दिए हैं। अब हम बनाने वक्त क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x के बदले में 2x प्लस 2x कर सकते हैं और प्लस 4 को सेम टू सेम यहाँ पे हम उतार सकते हैं। इसमें देखिए दोनों में हमारा x कॉमन मिल रहा है तो x को हम कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस ये 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये x प्लस 2 को एक साथ हमें लिख लेना है। x प्लस 2 जो कि हमारा x बराबर लिखेंगे तो प्लस 2 है तो बराबर की तरह क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ था यानी दोनों में कॉमन था तो इसमें से केवल हमें एक लिख लेना है, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इसी हमें ये पता चल रहा है कि दी गई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यकों की जो संख्या होगी ना वो कौन सी होगी, तब -2 होगी। और यहाँ पे यदि ऑप्शन में आप चलेंगे ना तो देख लीजिए ऑप्शन सी को यहाँ पे हम आप सभी को बता देते हैं। ऑप्शन सी में देख लीजिए तो यहाँ पे -2 दिया जा चुका है। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 से बोला गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों की शून्य क्या होगा। तो फिर से हम लोग को क्या करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर में 6 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दो ऐसे संख्या में हमें -5 को तोड़ना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5 आ जाना चाहिए, गुना करेंगे तो ये 6 आ जाना चाहिए। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और ये -5 के बदले में हम लिख सकते हैं -2x और -3x लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि -2 और -3 मिलकर -5 भी हो जाएगा और -2 और -3 में गुना करेंगे तो यहाँ पे +6 भी हो जाएगा और +6 को यहाँ पे सेम टू सेम ले आकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों में हमारा x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे तो ये x - 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से -3 को कॉमन कर लेंगे तो ये x माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x - 3 को एक साथ लिखेंगे यानी x - 3 कर सकते हैं और ये x - 2 तो दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम लोग x - 2 को भी सेम टू सेम लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर ये +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x - 2 बराबर 0 तो x बराबर +2 हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल रहा है कि एक शून्य 3 हो जाएगा, दूसरा शून्य 2 हो जाएगा। तो 3 2 वाला ऑप्शन को हमें चयन करना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया गया 3 और 2 वही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। यानी आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए। क्वेश्चन 31 से बोला गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 12 का शून्य क्या हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो 3x स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे -12 है तो बराबर में +12 हो जाएगा। यदि x स्क्वायर बराबर यदि हम 12 लिख देते हैं तो यहाँ पे 3 जो गुना में है ना ये भाग में आ जाएगा, 3 ये 3 चौका 12 कट जाएगा। x पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, केवल x बचेगा और 4 पे प्लस माइनस में रूट आ जाएगा। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है यानी +-2 क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला है। तो +2 और -2 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में कहा जा रहा है कि x स्क्वायर -5 के शून्य क्या होगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों x स्क्वायर -5 है तो बराबर की तरफ जाकर ये +5 हो जाएगा। x पर से यदि आप स्क्वायर हटा देते हैं ना तो बराबर की तरफ जो √5 जो है इसके प्लस माइनस में आपका रूट आ जाएगा यानी +√5 और -√5। तो +√5 और -√5 आपका ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। तो बोला गया है
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा। तो ऐसा कीजिए, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखिए, -3 है तो बराबर की तरफ जाकर ये +3 हो जाएगा। एक्स पर से ये स्क्वायर हटा दीजिए तो प्लस माइनस में 3 पे आपका रूट आ जाएगा। इसे हमें ये पता चल रहा है कि +√3 और -√3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 से बोला गया है कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब होगा ना, तो ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। अब यहाँ पे b के मान के जगह पे कौन से दिया गया है ये बहुपद में, तो a दिया गया है, तो हम -a लिखेंगे और a की जगह पे क्या लिखा गया है, तो c लिखा गया है, तो हम यहाँ पे c लिखेंगे। तो -a/c ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 35 से बोला गया है कि यदि बहुपद px में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आप सभी को बता दें, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। तो यहाँ पे c की मान की बात करें तो c का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, तो आप आसानी तरीके से 5 लिख सकते हैं। a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी जब नहीं रहे तो a का मान प्रत्येक स्थिति में हम लोग 1 मानते हैं। 5 में 1 से भाग लगा भी देंगे ना तो कितना प्राप्त होगा, तो 5 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा 5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देखिए। क्वेश्चन 36 से बोला गया है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a के शून्यकों का योग क्या होगा। यहाँ पे शून्यकों का योग बोला जाएगा ना, तो समझ लीजिए आपसे बोला गया है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और यहाँ पे देखेंगे तो b का भी मान ऑलरेडी माइनस में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस इंटू -4 भी लिख सकते हैं, यानी ये फार्मूला का माइनस हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन में -4 दिया गया तो 4 लिखेंगे। a का मान को यहाँ पे देख लीजिए कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक 4 है, यानी a का मान भी हमारा 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, -4 और -4 मिलकर ये +4 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे से कटा देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 1 आने जा रहा है, यानी क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 में कहा गया है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। जब भी आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए आपसे अल्फा इंटू बीटा यानी c/a वाला फॉर्मूला के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे c की मान की बात करें तो c का मान यहाँ पे दोस्तों 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। a का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, तो आप 4 लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 1/4 होगा। तो 1/4 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यही पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।